दोस्तों, मैं बरखा शर्मा आपका डीलो क्लासेस में स्वागत करती हूँ। हम लोग बात कर रहे हैं बीएनएसएस की। बीएनएसएस के अब तक हम लोगों ने कर ली है चैप्टर नंबर 24 तक कंप्लीट, और 25 की जब हमने बात की है तो हमने पार्ट फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया है। पार्ट फर्स्ट हमने 307 से लेके 318 तक कंप्लीट किया था, जिसमें हमने देखा था साक्ष्य को अभिलिखित करने का ढंग। ठीक है, चैप्टर का क्या नाम है? जांचों और विचारणों में साक्ष्य। आज हम जिस पार्ट की बात करेंगे वो है पार्ट नंबर 2, सेक्शन 319 से 336 तक। क्या बात करेगा? साक्ष्यों की परीक्षा के लिए कमीशन। कमीशन किस तरीके से जारी किया जाएगा, क्या प्रोसेस वगैरह रहेगा, ये सारी चीजें हमको इसी के अंतर्गत बताई जाएगी। बीएनएस की हमारी कंप्लीट सीरीज यूट्यूब पर अवेलेबल है। जिन लोगों ने अभी तक जाके नहीं देखी है वो बीएनएस देख सकते हैं। इसके अलावा बीएनएसएस की सीरीज चल रही है। अब तक जो चैप्टर्स हो चुके हैं, जिन लोगों ने देखना शुरू नहीं किया है वो लोग जाके बीएनएसएस को भी देख सकते हैं। किसी भी पल अगर जुडिशरी की वैकेंसी अनाउंस हो जाएगी, आप लोगों को लगेगा कि हमारे पास मैटर अवेलेबल था और हमने इसका फायदा नहीं उठाया है, तो जिन लोगों ने अभी तक सीरीज को देखना शुरू नहीं किया है वो जाके सीरीज को देखना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, आज जिस पार्ट टू की हम बात करेंगे वो है 319 से 336 तक, साक्ष्यों की परीक्षा के लिए कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, सेक्शन 319। वही सेक्शन है जो 284 है हमारे सीआरपीसी का। ठीक है, क्या बात कर रहा है कि कब साक्षियों को हाजिर होने से अभिमुक्ति दी जाए और कमीशन जारी किया जाए। व्हेन अटेंडेंस ऑफ विटनेस में बी डिस्पेंस्ड विद एंड कमीशन इशूड। तो जब कभी न्यायालय को लगे, कोर्ट को लगे, मजिस्ट्रेट को लगे कि न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पा रही है और साक्षी की हाजिरी बिना असुविधा के, बिना विलंब के, बिना देरी के, बिना व्यय के नहीं हो सकती, तो उसे कह सकता है कि भाई कोर्ट से अभिमुक्ति दी जा सकती है। और साक्षी की परीक्षा के लिए क्या जारी कर सकता है? वो कमीशन जारी कर सकता है। कहाँ पे जारी कर रहा है कमीशन? सेक्शन 319 के अंतर्गत, बीएनएसएस के अंतर्गत कमीशन जारी कर रहा है। छूट किस किस को देगा ये बात बताएंगे अभी हम आगे। लेकिन जब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कोई राज्यपाल वगैरह हो गया और संघ के प्रशासक वगैरह हो गए, इनकी परीक्षा साक्षी के रूप में की जाती है तो भी कमीशन वगैरह जारी किया जा सकता है। कहाँ पे दे रखा है हमको? 319 में एक परंतु प्रदान किया गया है, जहाँ पे हमको कहा गया है कि भाई जो राष्ट्रपति वगैरह होंगे, जो उपराष्ट्रपति वगैरह होंगे, इनकी परीक्षा वगैरह के लिए भी साक्षी के रूप में पेश करने के लिए भी कमीशन जारी किया जा सकता है। और जो भी खर्चे वगैरह होंगे, व्यय वगैरह होंगे, एक्सपेंडिचर्स वगैरह होंगे, उनकी जो पूर्ति है वो अभियोजन के द्वारा की जाएगी, यानी कि प्रोसिक्यूशन के द्वारा की जाएगी। ठीक है, 2 पॉइंट है हमारे 319 के अंतर्गत। बात करते हैं 320 के बारे में। 320 कहता है कमीशन किसको जारी किया जाएगा? कमीशन टू whom टू बी इशूड। तो सीजीएम यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिसकी स्थानीय अधिकारिता में साक्षी मिल सकता है। कोर्ट जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट निर्देश करे, साक्षी भारत के बाहर रह रहा है, जहां पे संहिता का विस्तार नहीं है। संहिता का मतलब हो गया हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से। और जब साक्षी ऐसे स्थान पे है जो भारत से बाहर है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपराधिक मामलों के संबंध में करार कर रखा हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे निर्दिष्ट करे वो न्यायालय, कोर्ट, मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? कमीशन जारी कर सकता है। ठीक है, सेक्शन 321 कहता है कमीशनों का निष्पादन, यानी कि एग्जीक्यूशन ऑफ कमीशन। कमीशन मिलने पर सीजेएम या अदर मजिस्ट्रेट जो भी प्राधिकृत हो, साक्षी को अपने सामने आने के लिए क्या करेगा? समन पेश करेगा। उस स्थान में जाएगा जहां पे साक्षी है, प्रक्रिया जो भी होगी कमीशन लिखने की, उसको प्रोसेस को फॉलो करेगा, और वो फॉलो होगा जो बेसिकली होता है वारंट मामलों के विचारण के लिए। ट्रायल कौन सी वाली चलेगी यहाँ पे? वारंट मामलों के, जो वारंट मामलों के ट्रायल की प्रक्रिया होती है ना, वारंट मामलों के ट्रायल की प्रक्रिया, वो यहाँ पे फॉलो होने लग जाएगी। सेक्शन 322 कहता है पक्षकार साक्ष्यों की परीक्षा कर सकेंगे। पार्टीज में एग्जामिन विटनेसेस। तो क्या होता है, जब कभी कमीशन जारी किया जाए, उस समय पक्षकार क्या करेंगे? अपने जो प्रश्न वगैरह होंगे उनको भेज सकते हैं। प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो सुसंगत होने चाहिए। कमीशन जारी करने वाला जो न्यायालय उसको सुसंगत समझता हो। यह पक्षकार न्यायालय के समक्ष या तो प्लीडर के सामने उपस्थित होगा या स्वयं उपस्थित होकर भी साक्षी की क्या करवा सकता है? एग्जामिनेशन करवा सकता है, परीक्षा करवा सकता है। यानी कि सेक्शन 322 में पक्षकार क्या करेंगे? साक्ष्यों की परीक्षा कर सकते हैं। अब रिटर्न किसमें किया जाएगा? तो 323 कमीशन का लौटाया जाना, रिटर्न ऑफ कमीशन।
तो कमीशन के उचित निष्पादन के बाद, यानी कि प्रॉपर तरीके से जब वो एग्जीक्यूट हो गया है, तो न्यायालय को परीक्षित साक्ष्यों के साथ उसको लौटाया जाएगा, साक्ष्य में उसको उपयोग किया जा सकेगा, और ये जो होगा वो रिकॉर्ड का पार्ट होगा, यानी कि अभिलेख का भाग होगा। जो साक्ष्य होगा वो अभिलेख का भाग होगा। सेक्शन 324 बोल रहा है एडजॉर्नमेंट के बारे में। एडजॉर्नमेंट ऑफ प्रोसीडिंग यानी कि कार्यवाहियों का स्थगन। कमीशन जब तक वापस लौटेगा तब तक क्या होगा, उसकी कार्यवाहियां स्थगित रहेगी, एडजॉर्न रहेगी। ठीक है। फिर सेक्शन 325 आता है विदेशी कमीशनों का निष्पादन। विदेशी कमीशनों का निष्पादन कैसे होगा, तो न्यायालय, न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट जो भी कमीशन जारी करेगा उसके बारे में सेक्शन 319 जो अभी हम पढ़ के आए थे उसका प्रोसेस फॉलो करेगा। ठीक है। जहां पर संहिता यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा का विस्तार नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी चीजें विनिर्दिष्ट करेगा उसको फॉलो करेगा। भारत के बाहर ऐसा कोई स्थान है तो सेंट्रल गवर्नमेंट विनिर्दिष्ट करेगा। बेसिकली पावर किसके पास जा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जा रही है। और आपराधिक मामलों के संबंध में साक्ष्यों की परीक्षा के लिए भी जारी करने वाला न्यायालय क्या कर सकता है, विदेशी कमीशनों का निष्पादन कर सकता है। सेक्शन 326 कहता है चिकित्सकीय साक्ष्य का अभिसाक्ष्य। तो मजिस्ट्रेट के द्वारा किसी चिकित्सक को लिखा गया व प्रमाणित अभियुक्त की उपस्थिति में कमीशन पर लिया गया हो। क्या लिया गया है, यहाँ पे एविडेंस लिया गया है, जो साक्ष्य है वो लिया गया है, अभियुक्त की उपस्थिति में कमीशन पर लिया गया है, साक्षी के तौर पर उसको दिया जा सकेगा, चाहे से साक्षी के तौर पर उसे बुलाया जाए या नहीं बुलाया जाए। और न्यायालय को लगे तो वो अभिसाक्षी को क्या कर सकता है, समन कर सकता है, और विषय वस्तु जो भी होगी उसके बारे में उसकी परीक्षा कर सकता है। ठीक है, सिंपल बात है, इतना कोई ज्यादा नहीं है कि भाई हमको बहुत ज्यादा डिटेल में जाना पड़े, लेकिन हमारे नजरों के आगे से सारी चीजें जानी चाहिए, इसलिए हम इसकी डिटेल देखते हुए चल रहे हैं। सेक्शन 327 कहता है मजिस्ट्रेट की शिनाख्त रिपोर्ट। शिनाख्त को हम कहाँ पे पढ़ के आए थे, शिनाख्त को अगर हम एविडेंस से कंपेयर करते हैं तो सेक्शन 9 में पढ़ते हैं, सेक्शन 9 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। और सीआरपीसी की बात करते हैं तो 54A में गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान के बारे में कॉन्सेप्ट आता था, उस पर हम पढ़ते थे। तो शिनाख्त वर्ड को आप वहां से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो कोई दस्तावेज जिसका किसी व्यक्ति या संपत्ति के संबंध में किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट की स्व हस्ताक्षरित रिपोर्ट है, यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, उसने खुद ने साइन किया है, उस शिनाख्त रिपोर्ट को जांच विचारण या किसी अदर प्रोसीडिंग्स में साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है। और चाहे मजिस्ट्रेट को उसके साक्षी के तौर पर उसको बुलाए या नहीं बुलाए, लेकिन उसको क्या कर सकता है, शिनाख्त रिपोर्ट को एविडेंस के रूप में उपयोग कर सकता है। और न्यायालय को लगे तो अभियोजन यानी कि प्रोसिक्यूशन, अभियुक्त यानी अक्यूज्ड के आवेदन पर ऐसे मजिस्ट्रेट को समन कर सकेगा और उक्त रिपोर्ट की विषय वस्तु के बारे में उसकी परीक्षा कर सकेगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब टकसाल के जो अधिकारी होते हैं उनके साक्ष्य की बात कर रहा है। टकसाल के जो अधिकारी होते हैं उनके साक्ष्य की बात की जा रही है 328 के अंतर्गत, एविडेंस ऑफ ऑफिसर्स ऑफ मिंट। तो क्या होता है, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस या टकसाल का जिसने इस उद्देश्य के लिए अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया हो, यानी जो टकसाल होती है जांच विचारण के किसी भी प्रक्रम में साक्षी के रूप में उपयोग में ली जाएगी, इसकी जो प्रोसीडिंग वगैरह होती है, चाहे से उस अधिकारी को साक्षी के तौर पर बुलाए या ना बुलाए, लेकिन उसकी जो प्रोसीडिंग्स होती है, उसकी जो रिपोर्ट्स वगैरह होती है, उनको साक्ष्य के रूप में उपयोग में ले सकता है। ये 328 की बात हो गई। सेक्शन 329 है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। कतिपय सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट, यानी कि रिपोर्ट्स ऑफ सर्टेन गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स। तो क्या होता है, सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट जांच विचारण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य के तौर पर उपयोग में लाई जा सकती है। किसकी है रिपोर्ट, सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ, इनकी जो रिपोर्ट्स होगी इनको जांच में, इंक्वायरी, ट्रायल या अदर प्रोसीडिंग्स में एविडेंस के तौर पर उपयोग में ले सकते हैं। और न्यायालय क्या करेगा, विशेषज्ञों की जो परीक्षा कर सकेगा और उसकी रिपोर्ट की विषय वस्तु पर, यानी कि विशेषज्ञों को समन कर सकेगा और समन करके, यहाँ पे पहले समन करेगा, समन करने के बाद उनकी परीक्षा कर सकेगा। किस आधार पर, वो जो रिपोर्ट पेश की गई है उस आधार पर उनकी परीक्षा कर सकेगा। विशेषज्ञ अगर खुद न्यायालय में हाजिर होने में असमर्थ है, खुद नहीं आ सकता है, तो वह साथ कम करने वाले कोई जिम्मेदार अधिकारी, मतलब कोई उसका असिस्टेंट वगैरह हो गया, उसको क्या कर सकता है, न्यायालय में हाजिर होने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है। ठीक है, मतलब अगर वो खुद नहीं आ सकता तो वो अपना कोई भी अधीनस्थ जो होता है, जो भी जिम्मेदार अधिकारी होगा, उसको भेज देगा न्यायालय की प्रोसीडिंग्स के लिए।
अब ये बोर्ड कौन कौन से वैज्ञानिकों को ये लागू होती है, तो ये हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि कौन कौन से होते हैं वैज्ञानिक। तो रासायनिक परीक्षक या सहायक रासायनिक परीक्षक यानी कि केमिकल एग्जामिनर और असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर टू गवर्नमेंट, ठीक है। फिर आता है हमारा मुख्य विस्फोटक नियंत्रक यानी कि द चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव। उसके बाद आ जाता है निर्देशक अंगुली छाप ब्यूरो यानी कि द डायरेक्टर ऑफ द फिंगरप्रिंट ब्यूरो, ठीक है, ये आ जाता है। फिर इसके बाद आ जाता है निदेशक हाफकिन संस्थान मुंबई, द डायरेक्टर हाफकिन इंस्टीट्यूट मुंबई, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है किसी केंद्रीय न्यायिक प्रयोगशाला या किसी राज्य न्यायालयिक प्रयोगशाला का निर्देशक, उपनिर्देशक या सहायक निर्देशक, द डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ अ सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और अ स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, ठीक है। फिर आता है कोई अन्य सरकारी विशेषज्ञ, एनी अदर साइंटिफिक एक्सपर्ट specified or certified by notification by the state government or the central government for this purpose। और इसके साथ होगा सरकारी सीरम विज्ञानी, द सीरोलॉजिस्ट टू द गवर्नमेंट, ठीक है। ये सारे होते हैं, तो आप लोगों को इनके नाम पता होने चाहिए, ठीक है। सेक्शन 329 इंपॉर्टेंट है, वही सेक्शन है जो कि है हमारे सीआरपीसी 293, ठीक है। कनेक्ट कर सकते हैं आप लोग सीआरपीसी के 293 से। इसकी एक लिस्ट मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर आता था हमारा सेक्शन 330। सेक्शन 330 बोला कुछ दस्तावेजों का औपचारिक सबूत आवश्यक ना होना यानी कि नो फॉर्मल प्रूफ ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। सेक्शन 294 है ये वाला, वो 293 था, ये 294 है सीआरपीसी का, ठीक है ना। तो क्या बोलता है कि प्रत्येक दस्तावेज एक सूची में सम्मिलित की जाएगी और अभियुक्त और अभियोजन से ऐसे दस्तावेजों का असली होना स्वीकार या इनकार करने की अपेक्षा की जाएगी। इसका मतलब एक जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट वगैरह होती है वो बताई जाएगी अभियुक्त और अभियोजन को, अक्यूज्ड को, प्रोसिक्यूशन को, और डॉक्यूमेंट को सही होना स्वीकार करते हैं या डिनाय करते हैं ये बताएंगे। दस्तावेजों की ऐसी सूची ऐसे प्रारूप में होगी जो कौन तय करेगा, राज्य सरकार यानी कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो तय करेगी उस रूप में दस्तावेजों की सूची यानी कि लिस्ट होगी। दस्तावेजों का असली होना विवादग्रस्त नहीं है, वहां दस्तावेज उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी और जांच या विचारण या अन्य कार्रवाई में साक्ष्य में पढ़ी जा सकेगी। अगर वो जो डॉक्यूमेंट है वो असली है, ऐसा विवादग्रस्त नहीं है, मतलब कि उसके बारे में कोई संदेह नहीं है कि ये सही है या गलत, तो उसको क्या किया जाएगा, जिस व्यक्ति ने वो डॉक्यूमेंट पेश किया है उसके द्वारा उसको हस्ताक्षरित किया जाएगा और जो भी हमारी इंक्वायरी, ट्रायल या कोई भी अदर प्रोसीडिंग्स होती है उनमें उसको एविडेंस के रूप में पढ़ा जा सकेगा। यदि अभियुक्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट या अन्य दस्तावेज के असली होने में आपत्ति नहीं करता है तो ऐसी दस्तावेज को सारभूति साक्ष्य के रूप में पढ़ा जा सकेगा। यानी कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह होती है जिसको पेश किया गया है, अगर उसके असली होने के बारे में भी कोई संदेह नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, तो ऐसे दस्तावेज को भी एविडेंस के रूप में यूज किया जा सकेगा, पढ़ा जा सकेगा। सेक्शन 331 क्या बोल रहा है, लोक सेवकों के आचरण के सबूत के बारे में शपथ पत्र। लोक सेवकों के आचरण के सबूत के बारे में शपथ पत्र, एफिडेविट इन प्रूफ ऑफ कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट। तो जब न्यायालय को किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के दौरान आवेदन किया जाता है यानी एप्लीकेशन किया जाता है इंक्वायरी में, ट्रायल में या अदर प्रोसीडिंग में, उसमें लोक सेवक के बारे में कोई कथन वगैरह किए जाते हैं, स्टेटमेंट वगैरह किए जाते हैं, तो आवेदक आवेदन में कथित तथ्यों को शपथ पत्र पर साक्ष्य दे सकता है। कहाँ पे दे रहा है, एफिडेविट में अपने जो एविडेंस वगैरह है वो दे सकता है, तथ्यों से संबंधित साक्ष्य के लिए न्यायालय ऑर्डर वगैरह दे सकता है, ठीक है। 331 क्या बात कर रहा है, पब्लिक सर्वेंट के जो आचरण वगैरह होते हैं, कंडक्ट वगैरह होते हैं, उनके बारे में जो शपथ पत्र होते हैं, एफिडेविट होते हैं, उन पे प्रूफ की बात कर रहा है। फिर बोल रहा है शपथ पत्र पर औपचारिक साक्ष्य यानी कि फॉर्मल एविडेंस ऑन एफिडेविट, किस पे बात कर रहा है, एविडेंस ऑफ फॉर्मल कैरेक्टर ऑन एफिडेविट। तो साक्ष्य औपचारिक है, वहां शपथ पत्र पर दिया जा सकेगा और साक्ष्य में उसको पढ़ा जा सकेगा। यदि न्यायालय को लगता है कि किसी व्यक्ति को समन करना है तो समन कर सकता है, और जो शपथ पत्र होता है, एफिडेविट होता है, उसमें जो तथ्य होते हैं
उस पर कोई परीक्षा कर सकता है, प्रश्न कर सकता है। अभियोजन या अभियुक्त के आवेदन पर प्रोसिक्यूशन या अक्यूज के जो एप्लीकेशन वगैरह होती है उस पर ऐसा किया जा सकता है। सेक्शन 3 होता है कि प्राधिकारी जिनके समक्ष शपथ पत्रों पर शपथ ग्रहण किया जा सकेगा। कौन से जैसे प्राधिकारी होते हैं जिनके समक्ष क्या होता है, एफिडेविट पर जो होती है शपथ ली जा सकती है। ऑथराइज्ड बिफोर whom affidavits may be sworn। तो इस संहिता के अधीन यानी कि जो हमारी बीएनएसएस होती है उसके अधीन किसी न्यायालय के सामने उपयोग में लाए जाने वाले शपथ पत्रों पर शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान निम्नलिखित के समक्ष किया जा सकता है। यानी नीचे जो व्यक्ति दिए गए हैं उनके समक्ष किया जा सकता है। तो सबसे पहले होता है कोई न्यायाधीश, न्यायिक कार्यपालक मजिस्ट्रेट कोई भी हो सकता है, उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय के द्वारा कोई शपथ कमिश्नर यानी ओथ कमिश्नर होता है वो हो सकता है, या जो हमारी नोटेरी अधिनियम होता है उसके अधीन कोई जो नोटेरी पब्लिक होता है वो हो सकता है। ठीक है, प्रिकॉशन हो जाता है यहाँ पे कि भाई शपथ पर किसके द्वारा ग्रहण की जा सकती है, तो आप बता सकते हैं कि भाई ये व्यक्ति होते हैं। तथा शपथ पर साफ लिखा जाएगा कि कौन से तथ्य उसकी निजी जानकारी विश्वास में सही है, मतलब एक्सेप्ट कि कौन से तथ्य को वो स्वीकार कर रहा है ये उसमें लिखेगा। न्यायालय शपथ पत्रों की कलंकात्मक व विसंगत बातों को काट सकता है। न्यायालय को लगे कि भाई ये बातें यूजफुल नहीं है तो न्यायालय उनको कट कर सकता है। शपथ पत्र पर उचित रूप से सत्यापित होने चाहिए, अन्यथा ऐसे शपथ पत्र साक्ष्य के रूप में नहीं पढ़े जा सकते। यानी कि सही तरीके से सर्टिफाइड होंगे, सत्यापित होंगे तभी उनको ग्रहण करेंगे, अन्यथा उसको शपथ पत्र को साक्ष्य के रूप में नहीं पढ़ा जाएगा। सेक्शन 333 के बाद आ जाते हैं 334 पर। पूर्व दोष सिद्धि या दोष मुक्ति कैसे साबित की जाएगी, यानी प्रीवियस कन्विक्शन एंड एक्विटल हाउ प्रूव्ड। तो पूर्व दोष सिद्धि या दोष मुक्ति को किसी जांच विचारण या अन्य कार्यवाही में किसी अन्य ऐसे ढंग के अतिरिक्त जो किसी विधि के द्वारा उपबंधित है, भाई किसी विधि ने कोई प्रोविजन वगैरह दे दिया, कोई प्रोसेस दे दिया तो वो तो उस तरीके से साबित करेंगे, और अन्यथा उस न्यायालय के अधिकारी के द्वारा प्रमाणित दंडादेश या आदेश की प्रतिलिपि से यानी कॉपी से, या दोष सिद्धि की दशा में जो जेल का बाहर साधक अधिकारी होता है उसके द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र के द्वारा दंड या उसका कोई भाग या भोगा गया सुपुर्दगी के उस वारंट को पेश करके जिसके अधीन, मतलब उसने कोई जो दंड की मात्रा वगैरह भोग ली है उसको बता के बताया जा सकता है। और इन दशाओं में से प्रत्येक में इस बात के साक्ष्य के साथ कि अभियुक्त व्यक्ति वही है जो ऐसे दोषमुक्त या दोषित किया गया था साबित किया जा सकेगा। मतलब कि भाई इसको पहले दोषित किया गया है या दोषमुक्त किया गया है, ये वही व्यक्ति है, वही अभियुक्त है, तो उसको ऐसे साबित किया जा सकेगा। ठीक है, अब देखिए 335 क्या बोल रहा है, अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य का अभिलेख यानी रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस इन एब्सेंस ऑफ अक्यूज्ड। सेक्शन 299 है सीआरपीसी का, सेम यही बात कर रहा है। ठीक है ना, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित दशाओं में दिया जा सकेगा, अभियुक्त नहीं है, एब्सेंट है, तो उसके अनुपस्थिति में, उसकी एब्सेंस में साक्ष्य का अभिलेख कैसे दिया जा सकेगा। अभियुक्त फरार हो गया है और तुरंत गिरफ्तार होने की संभावना नहीं हो तो दे सकते हैं। अभी साक्षी मर जाता है, साक्ष्य देने में असमर्थ हो जाता है, भारत की सीमाओं से बाहर चल जाता है, साक्षी नहीं मिल रहा है, और मगर मिल भी रहा है तो उसकी हाजिरी विलंब की बिना के भी न्याय का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा, उसको मतलब बुलाया नहीं जा सकता, असुविधा होगी, तब वो क्या कर सकता है, अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य का अभिलेख करवा सकता है। और लास्ट सेक्शन है इसका हमारा 336 क्या बोल रहा है, कतिपय मामलों में लोक सेवकों, विशेषज्ञों, पुलिस अधिकारियों का साक्ष्य यानी कि एविडेंस ऑफ पब्लिक सर्वेंट, एक्सपर्ट्स, पुलिस ऑफिसर इन सर्टेन केसेस। तो क्या होता है, लोक सेवक यानी कि पब्लिक सर्वेंट, वैज्ञानिक विशेषज्ञ या जो चिकित्सा अधिकारी वगैरह होते हैं उनके द्वारा जो तैयार की गई दस्तावेज होते हैं, रिपोर्ट होते हैं, इस संहिता यानी कि जो हमारी बीएनएसएस होता है इसके अधीन जांच विचारण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त किए जाने के लिए है। तो ऐसा अधिकारी अगर सेवानिवृत्त हो जाता है, मर जाता है, पाया नहीं जाता, अभी साक्ष्य नहीं दे सकता, आ नहीं सकता साक्ष्य देने में, तो जांच विचारण या अन्य कार्यवाही में देरी होने की हो तो न्यायालय ऐसे दस्तावेज या रिपोर्ट पर अभिसाक्ष्य देने के लिए ऐसे अधिकारी या विशेषज्ञ लोक सेवक के उत्तरजीवी अधिकारी को सुनिश्चित करेगा। इसका मतलब अगर ये अधिकारी नहीं आ सकता, ए नाम का अधिकारी नहीं आ सकता है, तो अगर उसका कोई बी नाम का अधिकारी है तो वो आ सकता है। ठीक है, इसका जो उत्तरजीवी अधिकारी वगैरह होगा वो इसको क्या करेगा, आके प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू करवा सकता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये तो था हमारा चैप्टर नंबर 25। चैप्टर नंबर 25 को हमने 2 पार्ट में कंप्लीट किया है। ठीक है, जिन्होंने पहले पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा है तो पहले पार्ट फर्स्ट जाके देखेंगे जब भी आपको पार्ट सेकंड समझ में आ पाएगा। ठीक है,
पार्ट फर्स्ट कहाँ पे था, इससे जस्ट पहले वाली क्लास में। आज हमने पार्ट सेकंड किया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, जुड़े रहना है डीलो क्लासेस के साथ में। इसी तरीके से आपके पास और लेक्चर्स आने शुरू होंगे धीरे धीरे। जो भी आपके लिए यूजफुल कंटेंट होगा वो आपके लिए लेके आया जाएगा। चैनल का एनालिसिस करने पे मुझे पता चला है कि सब लोग व्यूज तो करते हैं पर उस लेवल पे इसको क्या सब्सक्राइब वगैरह नहीं करते हैं। तो आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, फिर मैं आगे लेक्चर कैसे लेके आ पाऊंगी आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को इसको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन है आप उसको प्रेस कर दीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। और आप लोगों को कंटेंट की प्रॉब्लम रहती थी कि मैम कंटेंट कहाँ से मिलेगा, हमको पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, तो अब हम लोगों की आ चुकी है डीलो क्लासेस की ऐप। जी हाँ, डीलो क्लासेस की ऐप आ चुकी है। आप प्ले स्टोर पे जाके डीलो क्लासेस की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको यूजफुल मटेरियल अवेलेबल मिलेगा जिसमें आपको मिलेगी बीएनएस की पीडीएफ, बीएनएसएस की पीडीएफ और अदर जो एक्ट्स हैं, माइनर एक्ट्स वगैरह हैं, उनकी पीडीएफ वगैरह मिलेगी, वीडियोस वगैरह मिलेंगे। तो आप लोग चाहें तो वहां पे डीलो क्लासेस की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से जाके आप लोग पीडीएफ वगैरह ले सकते हैं। और किसी भी तरीके की क्वेरी है आपको तो आप लोग क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। डीलो क्लासेस करके टेलीग्राम चैनल है, डीलो क्लासेस करके टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे बरखा शर्मा करके होगा, आपको अगर किसी भी तरीके की क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। और आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो आप इस पे कमेंट भी कर सकते हैं कि मैम आपका किया गया प्रयास हमको अच्छा लगा। इस तरीके से मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आऊं इसके अंतर्गत। ठीक है, तो जुड़े रहिए डीलो क्लासेस के साथ। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।